अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। कराची ता खैबर बिजली के बिल आवाम पर कहर बनकर टूट रहे हैं। जगह जगह पर बिजली के बिलों के खिलाफ एहतजाज जारी है। गो के निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ साहब ने एक हंगामी इजलास तलब किया। इसके ऊपर बाकायदा उन्होंने नोटिस लिया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई आवाम को हकीकी रिलीफ मिलेगा या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई से जुड़े हर मसले को IMF के साथ, उनके प्रोग्राम के साथ जोड़ दिया जाता है। और इसी मामले पे बात करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब आपके वक्त का। ये बताइए, आवाम कुछ उम्मीद रखे हकीकी रिलीफ की? प्राइम मिनिस्टर ने इस वक्त हंगामी इजलास भी तलब किया, उन्होंने नोटिस दिया, लेकिन आप क्या समझ रहे हैं, कुछ रिलीफ मिल सकता है? क्योंकि पाकिस्तान में हर मसले को IMF के साथ जोड़ दिया जाता है। हाफिज साहब, भाई हुकूमत को तो लोगों को रिलीफ देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो ये क्या चाहते हैं? ये क्या हुकूमत चाहती है कि लोग सिविल नाफरमानी करें? ये अरबाब इख्तियार चाहते हैं कि लोग जो है वो सड़कों पे आकर बैठ जाएं और पूरा सिस्टम जाम हो जाए? क्या करें? लोग नहीं दे सकते बिल। भाई ये जो इन्होंने बिजली के बम गिराए, ये अपनी अय्याशियां नहीं छोड़ रहे, ये अपनी जो है वो मराहत नहीं छोड़ रहे। इनको जो जिन को मुफ्त बिजली मिलती है उनकी मुफ्त बिजली जारी है और अवाम का ये बिल्कुल रास्ता रोक रहे हैं। तो अगर ये रिलीफ नहीं देंगे तो फिर उसके नतीजे में तो इसका मतलब ये जानबूझकर चाहते हैं कि अनार्की फैले और मुल्क और पीछे की तरफ चला जाए। इसलिए इस हुक्मरान तबके को समझना होगा कि अब हालात वैसे नहीं रहे जिस तरह वो मैनेज कर रहे थे पहले। अब लोगों के बिल्कुल जो है वो बहुत बुरा हाल हो गया है। लोग खुदकुशियां करेंगे या मारेंगे या मरेंगे, और क्या करेंगे लोग, मुझे बताएं ना। इसलिए होश के नाखुन लें, रिलीफ दें। ये जो इजाफा किया है बिजली की कीमत में पिछला, वो खत्म करें। जो टैक्सेस हैं उनको खत्म करें और कम से कम वापडा पूरे मुल्क में, और यहाँ जो कई इलेक्ट्रिक माफिया है इसको मुतनब्बे करें कि इन दिनों में ये लोगों के पास ना जाएं और उनसे बिजली के कनेक्शन काटने के लिए ना जाएं, इसलिए कि इसके नतीजे में मसाइल बढ़ेंगे। और हम नहीं चाहते कि अनार्की, और हम नहीं चाहते कि हाफिज साहब, कल हमारे प्रोग्राम में रिसर्च एनालिस्ट थे कि इस वक्त जो बिल हैं वो जो बेंचमार्क था डॉलर का वो 286 के ऊपर, उसके ऊपर ये बिल्स आ रहे हैं। अभी तो ये प्राइस इन हुआ ही नहीं है कि डॉलर 300 ऊपर जो चला गया। ये चीजें तो आगे आने वाले वक्त में और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। दूसरी चीज, गवर्नमेंट जो टैक्सेस ले रही है, शायद यहां से कुछ ना कुछ रिलीफ जरूर मिल जाए, अदरवाइज वो IMF प्रोग्राम के साथ कंडीशन है सारी चीजें। देखिए, IMF प्रोग्राम का नाम ले लेकर बेड़ा गर्क कर दिया इस मुल्क का 76 साल में। या IMF प्रोग्राम की तरफ धकेला किस तबके ने? इसी तबके ने जो सारी मराहत हासिल कर रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये अनवारुल हक काकड़ साहब से पूछिए कि जागीरों पे, जिनकी जागीरें 25 एकड़ से ज्यादा हैं और 50 एकड़ से ज्यादा हैं, मैं छोटे किसानों की तो बात ही नहीं कर रहा, उनसे कितना इनकम टैक्स जमा किया इन्होंने? 4 अरब रुपए पूरे साल में। और तनख्वाहदार तबके से जो सैकड़ों अरब रुपए लेते हैं ये, तो ये जागीरों पे टैक्स क्यों नहीं लगाते? IMF ये नहीं कहता इनसे। इसका मतलब है कि जो जागीरदार तबका हुकूमत में मौजूद है, ये अपनी जमीनों की इनकम पर टैक्स नहीं लगवाना चाहता। आप उन पे टैक्स लगाएं। आप जो गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं जिसमें 4 किलोमीटर पर जो है वो, और 5 किलोमीटर और 3 किलोमीटर पर 1 लीटर लगता है, ये पैसे लोगों के टैक्सों के पैसों से आप अदा करते हैं। ये खत्म करें। 1000 सीसी में आए वजीर आजम भी, और अपने पूरे अमले को लाएं, और चीफ जस्टिस को भी लाएं, अदालतों को भी लाएं, और ब्यूरोक्रेसी को भी लाएं, और से भी कहें कि उनके गैर जो भी दिफाई अखराजात हैं, दिफाई अखराजात पे हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, लेकिन गैर दिफाई अखराजात को खत्म करके ये सारे लोग कुर्बानी देंगे तो लोगों से कुर्बानी मांगे ना। लोगों को मार दो और अपनी अय्याशियां बंद नहीं करो। यानी ये अभी जो बात हो जाती है किफायत शारी मुहिम के हवाले से, ऑस्टेरिटी मेजर्स के हवाले से, जो हुकूमत आती है सबसे पहले इसी का राग अलापती है, फिर उसके बाद होता है कि जनाब वर्किंग आवर्स उनके ऊपर होती है। असल मानों में तो देखी नहीं हमने आज तक कि ऑस्टेरिटी गवर्नमेंट लेवल पे सरकारी इदारों में कभी हुई हो। भाई असल बात ही यही है ना, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये तबका अपनी अय्याशियों में कमी करने के लिए तैयार नहीं है। जरा वजीर आजम बताएं ना, ये बिजली का बिल अदा करते हैं तो चलो अभी आए, आप ये बताएं इनके जितने वज़रा पिछले थे वो बिल अदा करते थे? आप ये बताएं कि सब ब्यूरोक्रेसी के टॉप के लोग बिजली का बिल अदा करते हैं? आप जायज हैं, और अवाम अगर अपने हक के लिए उठकर खाइज है तो ये अब नहीं चलेगा। अब लोग खुद से फिर निकलेंगे अगर आपने उनको रोकने की कोशिश की। इसीलिए जमात इस्लामी ने इस बात का फैसला किया है कि हम पुरअमन जिद्दोजहद को तेज करेंगे। हम जलाओ गिराओ की सियासत पे यकीन नहीं रखते। हम नहीं चाहते कि इसके नतीजे में अनार्की फैले। इसीलिए हम बिखरी हुई कौम को मुज्तमा कर रहे हैं। हमने फैसला किया है कि हम 2 सितंबर को, सिराजुल हक साहब ने अपील की है, तमाम ताजिर इसमें साथ दे रहे हैं,
कल भी कराची में हमने ताजिरों का, तमाम लोगों का इज्तिमा किया था, सबने हमें इख्तियार दिया था। और अब 2 सितंबर को पहिया जाम हड़ताल होगी और ये पूरी कौम की यकजहती का मजहर होगा। ये रिलीफ इनको देना पड़ेगा, वरना फिर कोई भी नहीं बचेगा। ये मैं बता रहा हूँ आपको। ये कब तक इस तरह से लोगों को मारेंगे, लोग कब तक खुदकुशियां करेंगे? इसलिए ये रिलीफ दीजिए, बिजली की कीमत कम कीजिए, इससे कम पर कोई बात नहीं होगी। और दूसरा एक ये भी है कि इस वक्त जो अमला काम कर रहा है वो अपने फ़राइज़ की अदायगी के लिए अगर जा रहे हैं, वो भी तो हम में से हैं, लेकिन उनकी जानों को भी ख़तरा है। तो थोड़ा सा ज़रा एक सेंसिबल सियासी जमात हम चाहेंगे कि इसके ऊपर आप भी, वो भी हमारे भाई हैं, जो लोग हैं वो भी मजबूरी में काम कर रहे हैं, ज़ाहिर है कि उनकी नौकरी है ये। एग्जैक्टली यही बात है। हम तो लोगों से यही कहते हैं कि भाई अमले का कसूर नहीं होता, लेकिन भाई देखें ये सब बातें समझ में आती हैं जिसको ये हुकूमत और रियासत कुछ दे रही हो। जब आप सब कुछ छीन लेते हैं ना लोगों से, और फिर जब बंदा बिजली का बिल जमा कराने के काबिल ना हो और अमला आपकी बिजली काटने के लिए आ जाए, तो फिर दानिशवराना बातें किसी की समझ में नहीं आती। इसलिए मेरा ख्याल है अगर हुकूमत अनार की, देखें अगर इसका मतलब ये है कि अब भी अगर के इलेक्ट्रिक माफिया, ये व्हाइट कॉलर क्रिमिनल बैठकर जो तड़ियां दे रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं कौम को, ये क्रिमिनल्स अगर अब भी अपने अमले को भेजेंगे, इसका मतलब ये है कि ये चाहते ये है कि अमले और अवाम के दरमियान लड़ाई हो। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज नईमुर रहमान, अमीर जमात इस्लामी कराची, जिनका इस वक्त कहना है कि सिर्फ गरीब अवाम के ऊपर, पाकिस्तान के अवाम के ऊपर बोझ और जिम्मेदारी ना डाली जाए, बल्कि अशराफिया है वो भी इसमें आगे बढ़े और उनको जो मराद दी जा रही है उनसे वो मराद ख़त्म की जाए और एक सही मानों में ऑस्टेरिटी ड्राइव लेकर चली जाए। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब से भी उनका यही कहना है कि एक जो ऑस्टेरिटी ड्राइव है, जिसको किफ़ायत शारी की जो मुहिम है, इसको बड़े पैमाने पर और हकीकी पैमाने पर चलाया जाए ताकि आवाम के लिए रिलीफ मुमकिन हो सके। एक ब्रेक के बाद इसी मौजू को मजीद आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। मामला है बिजली के बिलों पर अवामी रद्द अमल का और इस वक्त फॉर्मर चेयरमैन FBR शब्बर ज़ैदी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैदी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे बात हो रही है, लेकिन इस बीच में ज़रा आपको भी मैं अपडेट कर दूं कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की सदारत में बिजली के बिलों के हवाले से जो हंगामी इजलास हुआ, उसमें उनको जुलाई के बिजली के बिलों में इजाफे पर ब्रीफिंग दी गई है और जो डिस्कोस हैं उन्होंने बिजली की उनको कहा गया कि रोकथाम एक मैप पेश करें। बहरहाल आम चीज़ उन्होंने ये कही कि मैं खुद एक आम आदमी हूं, आम आदमी की नुमाइंदगी करता हूं और ऐसा मुमकिन नहीं कि आम आदमी मुश्किल में हो और अफसरशाही और वज़ीर आज़म उनके टैक्स पर मुफ्त बिजली इस्तेमाल करें। मज़ीद उन्होंने ये भी कहा कि सार्फिन को सहूलत देने के लिए इक़दाम उठाए जाएँ, ऐसे इक़दाम उठाएं जिससे ख़जाने पर इजाफी बोझ ना पड़े। मज़ीद ये कि 2 दिन में बिजली के ज़ायद बिलों में कमी, ठोस इक़दाम के लिए उन्होंने कहा। सर, ये तमाम जो एक्सरसाइज है क्या मुमकिन है, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त हर चीज़ को IMF के प्रोग्राम के साथ कंडीशन किया जा रहा है, तो ये आप किस तरह से देख रहे हैं, कुछ रिलीफ मिल सकता है आवाम को? देखिए, ये जो अभी जिस तरह की बातें कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, वो बिल्कुल सही है। जो आवाम का स्पॉन्टेनियस जो रिएक्शन आता है, तो उसको कूल डाउन करने के लिए गवर्नमेंट यही कर सकती है कि वो 1-8 महीने का उसको डेफरमेंट करे और उसको आगे थोड़ा दे दे। मगर इमरान साहब, एक हकीकत से हमें आंखें नहीं चुरानी चाहिए कि पाकिस्तान में जो कंज्यूमर का टैरिफ है और कमर्शियल का टैरिफ है, वो पाकिस्तान की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से बहुत कम है और हमें उस पर मज़ीद तो हम उसको अब हमें IMF के अंदर उसको उस डिफरेंशियल को कम करना है। तो और इसके साथ साथ हमारा क्योंकि रुपया गिर रहा है, तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ती जा रही है। तो हमें बिजली के मसले पर एक बहुत सीरियस किस्म की प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम जिस तरह की बात वो कर रहे हैं, इससे हल होने वाली नहीं है। ये मैं बिल्कुल आपके सामने साफ कहना चाहता हूँ कि इससे वो हल नहीं होगी। हमें इसके लिए 2 प्रो एक्टिविटी अपनानी पड़ेंगी। पहला तो ये है कि हम कोशिश करें कि किसी तरह अपने रुपये की स्लाइड अगेंस्ट डॉलर को रोकें, क्योंकि उस वजह से डे टू डे बेस पे आपकी बिजली की महंगाई होती जा रही है कॉस्ट में। दूसरी बात है कि हम बिजली की डिमांड में कमी करें, तो उससे भी हमारी डॉलर की बचत होगी। और तीसरी बात यह है कि हमें अब ये देखना है कि हम कितनी अफोर्डेबिलिटी कर सकते हैं
कमर्शियल और कंज्यूमर्स के साथ। अगर आप ये देखें तो जो आपको मुजाहरे नजर आ रहे हैं, ये ज्यादातर कमर्शियल लोगों की तरफ से मुजाहरे नजर आ रहे हैं। वो बिजली का बिल देना नहीं चाहते, मगर जो बुनियादी अफेक्ट कर रहा है उनका कोई रिप्रेजेंट नहीं है, वो है डोमेस्टिक कंज्यूमर्स जी। वो उनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। वो बेचारे घर बैठ के बिजली का बिल दिए जा रहे हैं, और नहीं होता तो वो खुदकुशियां कर रहे हैं। कमर्शियल जो कंज्यूमर्स हैं इनका मामला अलग है और डोमेस्टिक का मामला अलग है। बुनियादी मसला जो है वो डोमेस्टिक का है, और डोमेस्टिक ये हकीकत है कि डिफरेंशियल बहुत ज्यादा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में और कॉस्ट ऑफ सप्लाई में, जो कि IMF के तहत गवर्नमेंट बैलेंस करती जा रही है। ये हमारी मजबूरी है। ठीक है, यानी जो डोमेस्टिक है वो इस वक्त परेशान है, और कमर्शियल वो तमाम ताजिर जिनको हमेशा हम कहते हैं कि टैक्स नेट के अंदर किसी तरीके से नहीं आते, ज़ाहिर है कि वो परेशान है, तो उनकी परेशानी भी इस वक्त देखने में आ रही है। शब्बर साहब, आपसे बात करने का एक दूसरा जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था, वो एक और बड़ी खबर दूसरी जिसका खालिसतन गवर्नेंस के हवाले से, और वो है कि बलूचिस्तान से अफ़गानिस्तान चीनी की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बनाया गया है ये FC बलूचिस्तान में, और तकरीबन 210 मैट्रिक टन चीनी और दीगर अशिया जो हैं उनको कब्जे में लिया गया है। इतने बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में स्मगलिंग, आप चेयरमैन FBR भी रहे, ये सारी चीज़ें आपके सामने रही हैं, और हम कुछ डिस्प्ले भी इसमें कर रहे हैं कि जनाब बड़े आराम से रूट से जो है वो पाकिस्तान से चीज़ें जा रही हैं, साउथ पंजाब से, नॉर्दर्न सिंध से, साउदर्न सिंध से, ये सारी स्मगलिंग इस वक्त जारी है। और चीनी पाकिस्तान में देखें तो कीमत में होशरुबा इजाफा हो गया, तो स्मगलिंग भी जारी है, चीज़ों का कहत भी है, डॉलर भी महंगा है, हम तो मर गए हर जगह से। देखो इमरान, क्योंकि मैं चेयरमैन FBR रहा हूँ, इसलिए कुछ बातें मैं रिस्ट्रिक्ट करके कहता हूँ, मगर मैं आपसे मुख्तसर अल्फाज में ये कहता हूँ कि हम स्मगलिंग पे सिर्फ उस वक्त हाथ डालते हैं जब हमारी मजबूरी हो जाती है। अदरवाइज हमने काफ़ी चीज़ों में अपनी आंखें बंद रखी हुई है। देखें, अगर हम ये कह रहे हैं कि स्मगलिंग में हमारी चीनी और ये जा रहा है, तो क्या आपको पता नहीं है कि पूरे बलूचिस्तान में और पूरे पाकिस्तान में ईरानी पेट्रोल बिक रहा है? तो ये जो सब्जेक्ट है ना जी, चीनी पे हमने हाथ इसलिए डाला है इस वक्त कि चीनी की लोकल कंजम्पशन का प्रॉब्लम पड़ गया है। जब पाकिस्तान में चीनी एक्सेस होगी तो अफगानिस्तान जाएगी। देखिए, इसमें मैं आपको एक बड़ी सिंपल बात बता दूं, और ये पाकिस्तानियों के लिए सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है। जब हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में बैठकर किसी भी चीज़ की कंजम्पशन निकालते हैं कि हमें आटा, चीनी, दाल कितना पाकिस्तान में कंज्यूम होना चाहिए, तो उसमें हम अफगानिस्तान को ऐड करते हैं। इसका मतलब है हम ये करते हैं कि अफगानिस्तान की कंजम्पशन हमारे यहाँ से जाएगी, या वो ट्रेड होगी या वो स्मगल होगी। तो ये जो हमारा हम ये बिलावजह की ड्रामेबाजी करते हैं कि स्मगलिंग रोक ली और फिर पकड़ लिया, फिर जाने दिया और नहीं जाने दिया, ये टेक्निकली गलत है। अफगानिस्तान पूरी तरह पाकिस्तान पे डिपेंडेंट है, स्पेशली फूड आइटम के ऊपर। तो वो या तो इंपोर्ट होंगे या हमारे थ्रू जाएंगे, और हमें चाहिए कि उसको एमिकेबली सेटल करें, ना कि हम ये स्पॉन्टेनियस एक्शन कि इधर से ट्रक पकड़ कर लिया, ये गलत है। सर, ये फैक्टरिंग जब हम करते हैं तो उसके पीछे क्या सोच होती है? मतलब कोई एग्रीमेंट है हमारा, क्यों हम इस तरह से करते हैं? नहीं, देखिए बात ये है, इमरान के बाद दो बातें हैं। अफगानिस्तान से हमारा ट्रेड एग्रीमेंट है, वो तो ट्रांजिट का है, मगर हमारा जो पोरस बॉर्डर है और जो हमारे हालात हैं, जो हमारी इंटरनल चीजें हैं, उसमें हम जो हमारी जो ड्यूरेंट लाइन की पोजीशंस हैं और मुख्तलिफ मसाइल हैं, उसमें हम इन बॉर्डर्स को रोक नहीं पा रहे हैं। हमारे पास एफिशिएंसीज नहीं हैं, तो हम ये नहीं कर सकते। आप मुझे ये बताइए कि कितने लोग हैं जो सुबह तोरखम बॉर्डर से क्रॉस कर पाकिस्तान में नौकरी करने के लिए आते हैं और शाम को वापस जाते हैं। ये सारी वो चीजें हैं जो हमें देखनी पड़ेंगी। ये जो है वो लाखों में चली जाती है, जो लोग आते हैं और वापस जाते हैं। यानी तो शब्बर साहब, अगर पॉलिसी मेकिंग साइड पर इसको प्राइस इन किया जाता है या फैक्टर इन किया जाता है, तो फिर तो ये रोना धोना बेकार है कि जनाब हमारी चीनी भी अफगानिस्तान से स्मगल हो रही है और हमारा डॉलर भी अफगानिस्तान स्मगल हो रहा है, सारी चीजें ये सब बेकार में रोते हैं फिर हम। यस, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या पाकिस्तान में अफगानी कोल बिक रहा है या नहीं बिक रहा? पूछे, किसी को बुला के, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाएं जो कि नॉर्दर्न एरिया में है, उससे पूछे क्या वो अफगानिस्तान से कोल बाय कर रहा है या नहीं कर रहा।
अफगानिस्तान का कोल पाकिस्तान में बिक रहा है, रुपये में बिकता है, और उसके डॉलर पे बाजार से डॉलर बाय किए जाते हैं और आगे जाते हैं। ईरानी पेट्रोल बिकता है या नहीं बिकता? क्या ईरानी पेट्रोल के पैसे यहाँ से कैसे जाते हैं? तो देखिए इमरान, बात ये है कि ये वो सारी चीजें हैं जो आपको सामने रख के अब पाकिस्तान की स्लेट को साफ करना पड़ेगा ना, माशी मसाइल को। अब आप इसको छुपा लें, घुमा लें, इंटर स्ट्रेटजी में घुमा लें, कभी इकोनॉमिक्स में कह दें, कभी तालिबान का नाम ले लें, कभी कुछ, ये वो हकीकतें हैं तिजारत की। आप ये कभी आपने ये ऑब्जर्व किया है कि जो आपके ये ट्राइबल एरिया के सेनेटर्स होते हैं या जो लोग हैं, आप उनकी कभी वेल्थ का अंदाजा करें, क्योंकि वो इसलिए इतने वेल्दी होते हैं कि वो ट्रेड रूट पे बैठे हुए हैं, वो सारा ये ट्रेड कर रहे होते हैं। तो हम तो पाकिस्तान तो होस्टेज बन गया है इस सारे मामलात में। आप मुझे फिर दोबारा मैं आपसे कह रहा हूँ, ये रिपोर्टेड पोजीशन है कि पाकिस्तान में 30% तक पेट्रोल ईरानियन मिल रहा है। ठीक है, अगर 30% पेट्रोल ईरानियन मिल रहा है, उसकी आप वैल्यू निकाले कितनी होगी? तो उसके लिए आखिर डॉलर जा रहा है ना यहाँ से किसी तरीके से, कैसे जा रहा है? या कोई बार्टर जा रहा है, कोई चीज जा रही है? तो ये सारा ये वो चीज नहीं है कि मैं एक फिल्म चला दूं, मैं कह दूं मैंने दो छापे मारे हैं, मैंने ये किया है। ये चीजें वो हैं, इस पे पाकिस्तान को सामने आना पड़ेगा, बताना पड़ेगा लोगों को कि सर ये मुसीबत है और इसमें हमारी इनएफिशिएंसी नहीं है। जो हमने 70 साल से जो हमारा पोरस बॉर्डर का सिलसिला है, अफगानी भाई, मुसलमान भाई, मुसलमानों का ईमान, और ये 679 की वॉर, जिहाद अफगानिस्तान, ये सब चीजें ठीक है हो गई, मगर अब जो उसके बाद जो उसका इकोनॉमिक इफेक्ट है वो तो आएगा ना सर। ठीक है, और वो इकोनॉमिक इफेक्ट उन पॉलिसीज का इस वक्त हमारे सामने है। महज ये सब आई वॉश है कि हम इतनी बड़ी कार्रवाइयाँ दिखाते हैं। असल में जो चीज़ है, जो शब्बर साहब कह रहे हैं कि पूरा सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम को पहले हमें जज करना होगा और फिर उसकी तावील पेश करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। फॉर्मर चेयरमैन FBR शब्बर हमारे साथ मौजूद थे और ज़ाहिर है कि होश रुबा इंकशाफात उनसे बात करने के बाद। लेकिन अब एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जो असल मसला है, जो उम्मुल मसाइल जिसे आप कह सकते हैं पाकिस्तान के हवाले से, वो उसकी बढ़ती हुई आबादी, जिसकी वजह से आज हम तरक्की नहीं कर पा रहे। ये क्या मामला है, जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। दोबारा मिलेंगे। वेलकम बैक। नाज़रीन, जिन मसाइल की हम बात कर रहे हैं, चाहे उनका ताल्लुक मुआशी हो या मुआशरती मसाइल हो, जिन मसाइल में हम घिरे हुए हैं, उनका सिर्फ एक ही कॉज है, जो रूट कॉज है वो सिर्फ एक ही है, और वो है पाकिस्तान की तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी। जो सेंसस हालिया हुई उसके हिसाब से पाकिस्तान की कुल जो पॉपुलेशन है 25,11,35,893 नफूस पर मुश्तमिल है, और ऑन एवरेज हर गुजरते दिन, यानी हर दिन पाकिस्तान में 17,435 बच्चे पैदा हो रहे हैं। ये आदाद-ओ-शुमार, और इन आदाद-ओ-शुमार के ऊपर अगर मैं सिर्फ एक लाइन कहूं कि पाकिस्तान खुद अपनी आबादी के बोझ तले दबता जा रहा है, क्योंकि हमारे वसाइल इतने नहीं हैं कि इस आबादी को हम या हमारा मुल्क, रियासत जो है वो कैटर कर सके। इस आम तरीन मसले पे मैं बात करूंगा। तज्ज़ियाकार नईम सादिक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आपका रिसर्च आर्टिकल मैंने देखा, और बात यह है कि पूरा मुल्क इस चीज़ को समझे कि जिस तरीके से पाकिस्तान की पॉपुलेशन, कितनी पॉपुलेशन किस स्पीड से बढ़ रही है पाकिस्तान की रफ्तार इस वक्त। बहुत शुक्रिया आपका मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने का। पॉपुलेशन जो है वो पाकिस्तान का बहुत फंडामेंटल, और मैं इसको लार्जेस्ट प्रॉब्लम कहता हूँ, द मदर ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज। अच्छा, आपने जो फिगर बताई वो तो सेंसस की फिगर नहीं है। जो पाकिस्तान में आखिरी सेंसस हुआ था वो, उसमें फिगर थी 249.5 मिलियन, मगर क्योंकि वो 4 महीने पुरानी फिगर थी, तो उसमें हर रोज़ जो हमारे पास 17,435 नए बच्चे आते हैं पाकिस्तान में, पैदा होते हैं, उनको जमा करके एवरेज आपने ऐड किया, ठीक है, और अब वो फिगर 251 मिलियन हो गई है। अब यूँ है कि पाकिस्तान तो अपनी पुरानी आबादी का बोझ नहीं सहार सकता। सही। और 17,435 बच्चे अगर हर रोज़ नए आ जाएं, तो उनके लिए तो साल में 620 अस्पताल और 20,805 नए स्कूल खोलने पड़ते हैं। देयर इज़ नो वे पाकिस्तान कैन डू दैट।
आपको मालूम है कि पाकिस्तान में इस वक्त ऑलरेडी 25 मिलियन बच्चे जो हैं वो आउट ऑफ स्कूल हैं, बिल्कुल, और 12 मिलियन बच्चे जो हैं वो चाइल्ड लेबर का चाइल्ड लेबर। तो देयर इज़ नो वे कि पाकिस्तान कैन गिव एजुकेशन और हेल्थ और प्रोटेक्शन और जॉब और हाउसिंग। सर रियासत सस्टेन नहीं कर सकती, मुल्क सस्टेन नहीं कर सकता इस इतने बड़े बोझ के साथ, और जो हर साल बढ़ रहा है, और ना इंडिविजुअल्स कर सकते हैं। ठीक, अभी जो रिजवाना का केस हुआ है इस्लामाबाद में, उन वालिदैन के 9 बच्चे हैं, और वो 9 के 9 यही काम करते हैं, मुख्तलिफ घरों में चाइल्ड लेबर काम करते हैं। तो बच्चों को का एक तस्वर ये किया जाता है कि वो हमारी ज़िंदगी में भी हमें कमा के देंगे, और हमारी रिटायरमेंट के बाद भी वो हमें हमारे लिए हमारा बोझ उठाएंगे, सोर्स ऑफ इनकम। अच्छा, अब ये दोनों बातें असल में ठीक नहीं हैं, और मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि कैसे ये ठीक नहीं है। एक तो यूँ बात है कि पॉपुलेशन का बहुत गहरा ताल्लुक़ है पॉवर्टी के साथ, इसका कई चीज़ों के साथ ताल्लुक़ है, पर एक चीज़ है पॉवर्टी। पाकिस्तान में पॉवर्टी को मैन्युफैक्चर किया जाता है। कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है? वो यूँ है कि पाकिस्तान में किसी भी वर्कर को उसकी मिनिमम वेज जो 1000 रुपये जो कम से कम है वो नहीं मिलती है। ठीक, पूरे सिंध में 10,000 सिर्फ कराची में सैनिटेशन वर्कर्स हैं जो कि 15,000 पे काम करते हैं। ठीक है। तो जब हम बाय डिज़ाइन उनको कम तनख्वाह देते हैं तो वो गरीब लोग जो हैं वो अपने बच्चे न सिर्फ काम पे भेजने पे मजबूर होते हैं बल्कि बेचने पे मजबूर हो जाते हैं। ठीक है। इसी तरह पाकिस्तान के जो 80 मिलियन वर्कर्स हैं उनमें से सिर्फ 9 मिलियन रजिस्टर्ड हैं EOBI के ऊपर, विच मीन्स कि वो जब पेंशनेबल एज पे जाएंगे तो उनका कोई सहारा नहीं होगा। उन पर ये प्रेशर है कि बच्चे पैदा करो ताकि उनका सहारा बने। ओके, जो माली वसाइल के हुसूल के लिए बच्चे पैदा करो, ये एक सोच है। हाँ, ये सोच है। ठीक है। और इसमें किसी हद तक वजन भी है। बिल्कुल। पर अगर हमने उनको मिनिमम वेजेस ठीक दी होती, बल्कि लिविंग वेज दी होती, और अगर हमने उनको EOBI विच इज पेंशन आफ्टर 60 ईयर्स वो दिया होता तो उनको इस चीज़ का मसला नहीं होता। मतलब गुजारे लायक नहीं बल्कि जीने के लायक अगर हमने उनका सहारा होता। अच्छा, दूसरी बात ये हुई कि हमने अपने सारे रिसोर्सेज को एक बहुत छोटी सी पॉपुलेशन, जिसको अक्सर आप एलीट कहते हैं या मैं तो उसको वल्चर्स कहता हूँ क्योंकि वो पाकिस्तान के सोर्सेज को सक आउट कर लेते हैं, उस पर खर्च कर दिया। मसलन हम 216 बिलियन का फ्यूल फ्री देते हैं एज एन एंटाइटलमेंट। ठीक, हमने ये दुनिया का वाहिद मुल्क है 2 लाख गाड़ियाँ हुकूमत की जो इस्तेमाल करता है, पूरी दुनिया में कोई सरकारी गाड़ी का तस्वर नहीं है। ठीक है। ओके, ठीक है। इनकी कीमत इटसेल्फ जो है वो तकरीबन 600 बिलियन रुपीज़ के करीब है इन व्हीकल्स की। ये सब बेच के अगर हम अपने लोअर तबके की लिविंग स्टैंडर्ड्स को बेहतर कर दें तो इस चीज़ से हम बचत हमारा सर, अब आपके आर्टिकल में 2 चीज़ें देखी मैंने। एक तो ये कि आपने कहा कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है पाकिस्तान की, दैट्स 2.55% की ग्रोथ से वो ग्रो कर रही है हर साल, और फिर दूसरा टोटल फर्टिलिटी रेट है। जी ठीक, जरा इन दोनों में फ़र्क क्या है? टोटल फर्टिलिटी रेट जो है 3.6% है, बुनियादी फ़र्क क्या है दोनों में? व्हेन वी से कि 2.55% ग्रोथ रेट है, इसका सिर्फ ये मतलब है कि अगर हमारे पास टोटल पॉपुलेशन 100 आदमियों की है तो एक साल के बाद 2.55 यानी कि 102.55 हमारी पॉपुलेशन हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है। TFR है टोटल फर्टिलिटी रेट के एक खातून अपनी पूरी ज़िंदगी में कितने बच्चों को जन्म देती है। इस वक्त पाकिस्तान में 3.56 रेट है और ये तो हाईली अनसस्टेनेबल है। मैं आपको बांग्लादेश की मिसाल दे दूं, जब बांग्लादेश हमसे सेपरेट हुआ था तो उस वक्त TFR उनका था 6.9, यानी कि एक खातून 6.9 बच्चों को ऑन एवरेज 7 बच्चों को वो जन्म दे। ठीक है, और आज क्या है वहाँ का रेट? 1.9 अनबिलीवेबल। अच्छा, मगर ये देखिए, ये न सिर्फ बांग्लादेश ने किया है बल्कि दर्जनों और ममालिक ने, और उन ममालिक ने जिन्होंने तरक्की की है, आप चाइना, यानी जितनी भी एडवांस्ड कंट्रीज हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, सब ने अपने TFR को 2 से नीचे कर दिया। जब हम 2 बच्चों की बात करते हैं सर, कि दो बच्चे जो हैं वो क्या थ्योरी? वो तो रिप्लेस करते हैं ना,
अगर एक माँ बाप ने 2 बच्चे पैदा किए तो उनकी वफात के बाद वो 2 बच्चे दुनिया में रहेंगे, और फिर वो एक नए कपल ने फिर 2 बच्चे पैदा किए तो उसमें TFR 2.0 होती है और ख्याल किया जाता है कि अब आपकी पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन है एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन वो बैलेंस रहती है वसाइल के हिसाब से। हमें तो कई साल तक अपनी पॉपुलेशन को 2.0 से TFR को कम रखना है ताकि हमारी पॉपुलेशन का जो बोझ है, जो कि हमारी स्टेट नहीं उठा सकती, हमारी स्टेट तो $1 के पीछे पूरी दुनिया से भीख मांगती है, हमें ये सोचना चाहिए ना। और तो दैट्स अ सक्सेस मॉडल के बांग्लादेश को हम बहुत सारी चीजें कहते हैं, लेकिन असल मॉडल उनका ये था कि उन्होंने अपनी पॉपुलेशन के ऊपर, पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर कंट्रोल किया। अच्छा, हम आपसे अर्ज ये करते हैं कि अगर हम ज़रा भी समझदारी से काम लें तो हम सब चीज़ें कर सकते हैं। एक हमारा बहुत बड़ा इशू यूँ है कि हमारे नेशनल डिज़ाइन में हमने ये इनकरेज किया है, इंसेंटिवाइज किया है अपने प्रोविंसेस को कि वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएं। एंड दैट्स द NFC अवार्ड जो पॉपुलेशन के हिसाब से दिया जाता है। लेट मी एक्सप्लेन इट लाइक दिस। आज टीवी में काम करते हैं, अगर मैं आपको ये कह दूं कि इस पूरे टीवी में जितने भी लोग हैं उनकी तनख्वाह इस बात पे डिपेंड होगी कि उनके बच्चे कितने हैं। अगर कल ये हुक्म नामा जारी कर दिया जाए तो सबकी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की पैदाइश हो। आपने कह दिया ना, बिल्कुल सही कह दिया आपने। तो हमारा जो NFC अवार्ड है वो 82% पूरे जो रिसोर्सेज हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करता है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में वक्त की कमी इस वक्त आड़े है, लेकिन जो चीज़ें आपने हमें बताई है मैं चाहूँगा कि पूरा पाकिस्तान इनसे मुस्तफ़ीद होने की कोशिश करे, इनको समझने की कोशिश करे। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपको ज़हमत देंगे और बहुत सारी चीज़ें आपसे समझनी है और पूरे पाकिस्तान ने समझनी है नाम से। और स्पेशली आज जो पॉपुलेशन के हवाले से हमने सेगमेंट किया, इस पर आपकी क्या राय है ज़रूर जानना चाहेंगे, हमें ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।